आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज टोटल 101वां वीडियो शुरू किया जाएगा। यानी आप सभी के स्नेह और आप सभी के सहयोग से ये कार्य संभव हो पाया है। यानी अभी तक 100 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे इतना सहयोग किया, इतना स्नेह दिया। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का स्नेह और बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर इसी प्रकार से बना रहेगा। तो दोस्तों, आप रेगुलर अध्ययन करते रहें। यद्यपि इस समय कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी का अर्थ है कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि बाद में अध्ययन कर लेंगे, 1 महीने बाद पढ़ लेंगे, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे। लेकिन सिलेबस को पूरा करना है। कम से कम 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं सिलेबस को कवर करने के लिए। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहें। आप ये नहीं देखिए कि एग्ज़ाम जनवरी में है, फरवरी में है, मार्च में है, दिसंबर में है। आप निरंतर अपना अध्ययन जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें और इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करते रहें। तो दोस्तों, 100 वीडियो हो चुके हैं। आज हम 101वां वीडियो देखेंगे और उसमें मगध जो साम्राज्य है उसका अध्ययन कर रहे थे। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कल हम कारणों पर चर्चा कर रहे थे। जैसे मगध का गंगा नदी के मध्य घाटी में स्थित होना, उपजाऊ दोमट मिट्टी होना, धान की कृषि अधिक होना यानी चावल का अधिक उत्पादन हुआ, जनसंख्या वृद्धि होना, शिल्प उद्योग वाणिज्य व्यापार वाणिज्य में लोगों को लगाया गया। इसी प्रकार यहाँ लोहे की खान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई, तो लोहे के माध्यम से कृषि का अत्यधिक विस्तार हुआ। गहरी जुताई संभव हुई, तो गहरी जुताई संभव होगी तो अत्यधिक उत्पादन हुआ, अधिशेष होने लगा। इसी प्रकार युद्ध से संबंधित लोहे के हथियार बनाए जाने लगे, तलवार बनाई जाने लगी। ये कुछ कारण थे। हाथियों की उपलब्धता, अच्छी किस्म की लकड़ी की उपलब्धता। यहाँ के जो शासक थे वो साम्राज्यवादी नीति के तहत शासन कर रहे थे। यहाँ के शासकों की कूटनीतिज्ञता के बारे में हमने चर्चा की, मित्रता की नीति, वैवाहिक संबंधों की नीति, संघर्ष की नीति, इन सभी का हम अध्ययन कर रहे हैं। और मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इससे पहले हमने मगध के उत्कर्ष के कारणों की चर्चा की और उसके बाद हम हर्यक वंश का अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम वृहदर्थ वंश ने शासन किया था, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा माना जाता है? हर्यक वंश माना जाता है। हम हर्यक वंश में बिंबिसार का अध्ययन कर चुके हैं। हर्यक वंश में पहला शासक था बिंबिसार, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। बिंबिसार ने मित्रता की नीति, वैवाहिक नीति, युद्ध की नीति के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और बिंबिसार को अंतिम दिनों में उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कैद कर लिया गया और उसकी पुत्री चेलना उसके अंतिम समय में उसके साथ रही और इस प्रकार बिंबिसार का देहांत हुआ। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में, बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को पितृहंता बताया गया है। तो आज हमारा चैप्टर होगा अजातशत्रु और उसके बाद हम बात करेंगे उदयन। तो ये जो हर्यक वंश है इसे इस वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद शिशुनाग और जो नंद वंश है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों की चर्चा की जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु, देखिए कौन सा वंश पढ़ रहे हैं अपन? हर्यक वंश। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता। और हर्यक वंश में दोस्तों हमने बिंबिसार का अध्ययन कर लिया है। बिंबिसार का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आज हम बात करते हैं अजातशत्रु।
इसके बाद हम बात करते हैं अजातशत्रु, और ये अजातशत्रु है, इसका शासनकाल है 492 से 460 BC। अजातशत्रु का शासनकाल क्या है? 492 से 460 BC। देखिए, अजातशत्रु को बौद्ध साहित्य में पितृहंता कहा गया है। हम बात करें, जैसे यहाँ बात करें, इसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? पितृहंता, और इसका उपनाम था कुणिक। इसका उपनाम क्या था? कुणिक। ये भी याद रखना है। अजातशत्रु को किस नाम से भी जाना जाता है? कुणिक के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात देखिए, इनके पिता का नाम बिंबिसार था। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। इसी प्रकार माता, देखो दो मत आते हैं, महाकोसला, बौद्ध स्रोतों के अनुसार इनकी माता का नाम क्या था? महाकोसला। सेलना, और जैन स्रोतों के अनुसार इनकी माता का नाम क्या था? चेलना। तो बौद्ध साहित्य में इसे पितृहंता कहा गया है। इनका उपनाम क्या है? कुणिक। पिता का नाम बिंबिसार। महाकोसला बौद्ध स्रोत इनकी माता को नाम मानते हैं, और जैन स्रोत इनकी माता का नाम क्या मानते हैं? माता कौन मानते हैं? चेलना या चेलन्ना। इसके पश्चात देखिए, इनका सलाहकार या कूटनीतिकार, सलाहकार अथवा कूटनीतिकार, वस्यकार, इनका प्रसिद्ध सलाहकार या कूटनीतिकार कौन था? वत्सकार। प्रसिद्ध सलाहकार या कूटनीतिकार, क्योंकि लिच्छवी जो कुल है या वज्जी संगम, उसमें फूट डालने का कार्य यही करेगा, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात देखिए, इसकी राजधानी राजगृह अथवा ग्रीवर्ज, यानी बिंबिसार की राजधानी भी यही थी। बिंबिसार ने भी राजगृह ग्रीवर्ज को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाएगा, इसके बाद उदयन या उदयन उदयभद्र वो राजधानी बनाएगा। इसके पश्चात देखिए, इसका शासनकाल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष का काल था। इसका शासनकाल हर्यक वंश के चरमोत्कर्ष का काल था, और मगध का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय हुआ। मगध का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मगध का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? अजातशत्रु के समय। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, अजातशत्रु बौद्ध साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है? पितृहंता।
उपनाम क्या है इसका? कुणिक। पिता का नाम बिंबिसार। और बौद्ध स्रोतों में इनकी माता का नाम महाकोसला, जैन स्रोतों में चेलन्ना। इनके प्रसिद्ध सलाहकार या कूटनीतिकार कौन थे? वत्सकार। इनकी राजधानी क्या है? राजगृह या गृहवर्ज। इनका शासनकाल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष का काल था। और मगध का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। इसके पश्चात देखिए, अभी हम अजातशत्रु के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। अजातशत्रु अवंती के डर से अजातशत्रु ने राजगृह के चारों ओर चार दीवारी अथवा परकोटा बनवाया था। ध्यान रखना है, अवंती के डर से अजातशत्रु ने राजगृह के चारों ओर चार दीवारी या परकोटा बनवाया था। इसके पश्चात देखिए, अब इसका जो साम्राज्य विस्तार है, साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। इसका साम्राज्य विस्तार, और साम्राज्य विस्तार के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कौशल से युद्ध। कौशल से युद्ध। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि कौशल नरेश था प्रसेनजीत, ये ध्यान रखना है आपको। कौशल नरेश कौन था? प्रसेनजीत। और हम चर्चा कर चुके हैं, प्रसेनजीत ने अपनी बहन, देखिए इसने अपनी बहन का विवाह किसके साथ किया था? बिंबिसार। और बहन का नाम क्या था? महाकोसला। इनकी बहन का नाम क्या था? महाकोसला। और प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था। ये हम चर्चा कर चुके हैं। प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोसला का विवाह किसके साथ किया? बिंबिसार के साथ, और इसे काशी दहेज में दे दिया था। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखिए, बिंबिसार की मृत्यु के बाद महाकोसला की भी मृत्यु हो गई। वियोग के कारण ऐसा माना जाता है, वियोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि अभी हम अध्ययन करें, देखिए बौद्ध साहित्य ही से पितृहंता मानते हैं, बौद्ध साहित्य अजातशत्रु को पितृहंता मानते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ही बिंबिसार की मृत्यु के बाद महाकोसला की भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात प्रसेनजीत ने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। जो काशी दहेज में दिया गया था बिंबिसार को, वापस छीन लिया गया। किसके द्वारा छीन लिया गया? प्रसेनजीत के द्वारा वापस छीन लिया गया। इसके पश्चात देखिए, ये बौद्ध ग्रंथ है संयुक्त निकाय
संयुक्त निकाय में कोसल व मगध के मध्य, कोसल व मगध के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष की जानकारी मिलती है। दीर्घकालीन संघर्ष की जानकारी मिलती है। तो वापस अब काशी छीन लिया गया तो अजातशत्रु, यहाँ मगध का नरेश तो कौन है? अजातशत्रु, और कौशल नरेश कौन है? प्रसेनजीत। इनके मध्य संघर्ष की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात देखिए, प्रथम बार अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर दिया और इस प्रसेनजीत ने श्रावस्ती में शरण ली थी। श्रावस्ती में शरण ली। तो इनमें संघर्ष चल रहा है काशी को लेकर के। तो अजातशत्रु ने पहली बार किसको पराजित कर दिया? प्रसेनजीत को। दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हो गया। अजातशत्रु पराजित हो गया। इसके पश्चात दोनों एक एक बार पराजित हो चुके हैं और अंत में दोनों में संधि हो गई और संधि के तहत काशी पुनः मगध को प्राप्त हो गया। काशी पुनः मगध को प्राप्त हुआ और काशी के साथ साथ कौशल भी मगध में शामिल कर लिया गया। काशी के साथ साथ, तो अपन यहाँ नोट करते हैं, देखिए नोट, काशी पुनः मगध को प्राप्त हुआ और इस प्रकार काशी व कौशल का मगध में विलय कर लिया गया। तो दोस्तों एक बार आप पुनः देखिए, पुनः समझिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, सामान्य चर्चा है। इन्होंने अवंती के डर से राजगृह के चारों ओर चार दीवार या परकोटा बनवाया था। साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले हम बात करते हैं कौशल से युद्ध। पहला बिंदु है हमारा कौशल से युद्ध। कौशल नरेश कौन है? प्रसेनजीत। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार के साथ किया और इसे काशी दहेज में दे दिया। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जानकारी मिलती है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसके वियोग में उसकी पत्नी महाकौशला का भी देहांत हो गया। प्रसेनजीत ने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया क्योंकि काशी उसे दहेज में मिला था। किसे? बिंबिसार को दहेज में दिया गया था, दान में दिया गया था, वो वापस छीन लिया गया। अब संयुक्त निकाय में हमें जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी किसमें मिलती है? संयुक्त निकाय में। कौशल व मगध के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा और पहली बार अजातशत्रु विजयी हुआ, प्रसेनजीत पराजित होकर श्रावस्ती में शरण लेता है। दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हो गया और दोनों में क्या हो गई? संधि। दोनों में संधि हुई। इस प्रकार दोनों में संधि हो गई। तो संधि के तहत काशी पुनः मगध को प्राप्त हो गया। काशी के साथ साथ कौशल का भी मगध में विलय कर लिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, काशी के साथ साथ कौशल का भी मगध में विलय कर लिया गया। तो कौशल से साथ युद्ध में अजातशत्रु को सफलता मिली और उसने काशी के साथ साथ कौशल का भी मगध में विलय कर लिया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके पश्चात देखिए दोस्तों, वज्जी के साथ संघर्ष या वज्जी के साथ युद्ध। वज्जी के साथ संघर्ष या वज्जी के साथ युद्ध। कौशल के बारे में हमने चर्चा कर ली है और यहाँ का नरेश कौन था? प्रसेनजित, और दोनों में आपस में संधि हो गई। इस प्रकार काशी और कौशल पर पूर्ण रूप से मगध का नियंत्रण स्थापित हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वज्जी संघ के साथ युद्ध। तो ध्यान रखना है हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, अजातशत्रु। इसमें दूसरा बिंदु लेते हैं हम, वज्जी संघ से युद्ध। वज्जी संघ से युद्ध, और ये युद्ध कब से कब तक चला था? 484 से 468। 484 से 468 BC, यानी लगभग 16 वर्षों तक संघर्ष चला। सोलह वर्षों तक वज्जी संघ और मगध के मध्य संघर्ष चला। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो वज्जी संघ से संघर्ष हुआ, इसके कारण क्या क्या थे? संघर्ष के, युद्ध के कारण क्या क्या थे? जैसे नंबर 1, वज्जी संघ द्वारा हीरे की खानों पर अधिकार करना। इनमें संघर्ष का या युद्ध का एक कारण है वज्जी संघ के द्वारा हीरों की खानों पर अधिकार करना। तो दोस्तों सामान्य आप याद रखना, वैसे क्लियर करवा देता हूँ। ये जो हीरे की खान है, ये गंगा नदी किनारे थी। हीरे की खानें कहाँ थी? गंगा नदी किनारे। और आपका मगध और वज्जी संघ में समझौता हो गया था। मगध व वज्जी में इन खानों से संबंधित समझौता हो गया था, लेकिन वज्जी संघ ने इन खानों पर अधिकार कर लिया। इसीलिए इनमें संघर्ष का एक कारण माना जाता है कि वज्जी संघ द्वारा हीरे की खानों पर अधिकार करना। तो इसे बिंदु 1 डाल लें। इसे नंबर 2, दूसरा कारण देखिए जिसकी जानकारी हमें जैन साहित्य में मिलती है। इनमें संघर्ष का जो दूसरा कारण है उसकी जानकारी किसमें मिलती है? जैन साहित्य में। देखिए, जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने अपनी पत्नी चेलना या चेलन्ना के पुत्रों हल व बेहल को सचेतक हाथी व 18 लड़ियों का हार दिया। इसकी जानकारी, ये दूसरा कारण है, समझिए आप इसे। जैन साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि बिंबिसार ने अपनी पत्नी, बिंबिसार की एक पत्नी का नाम है चेलना, जिसके पुत्रों का नाम था हल व बेहल,
इनको एक तो सचेतक हाथी जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सचेतक हाथी महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि दरबार की स्त्रियों पर जल से छिड़काव या जल का छिड़काव करता था। और एक 18 लड़ियों का हार किसको दे दिया? हल व बेहल को दे दिया। अब बिंबिसार की मृत्यु हो चुकी है। बिंबिसार के बाद शासक कौन बना? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपनी पद्मावती के कहने पर इन दोनों की मांग की। किस किस की मांग की? सचेतक हाथी व 18 लड़ियों के हार की मांग की। तो अपन यही नोट कर लेते हैं, अजातशत्रु ने पत्नी पद्मावती, अजातशत्रु की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावती के कहने पर हाथी व हार की मांग की। हाथी और हार की दोनों की मांग की। तो हार तो कौन सा है? 18 लड़ियों वाला। और हाथी का नाम क्या है? सचेतक। हाथी का नाम क्या है? सचेतक। इन दोनों की मांग की, लेकिन हल व बेहल अपने नाना चेटक के पास चले गए। अपने नाना चेटक के पास चले गए और इन दोनों को सौंपने से इनकार कर दिया। तो संघर्ष का दूसरा कारण क्या हो गया कि बिंबिसार ने अपनी पत्नी चेलना के पुत्रों हल व बेहल को सचेतक हाथी और 18 लड़ियों का हार दिया था। अजातशत्रु अब शासक बन चुका है। इसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। के कहने पर ये हाथी और हार की मांग कर रही है, लेकिन हल और बेहल अपने नाना चेटक के पास चले गए। इसके पश्चात देखिए, अर्थात वैशाली चले गए। चेटक के पास का मतलब क्या है? वैशाली चले गए। इसके पश्चात देखिए, तीसरा जो कारण है संघर्ष का, तीसरा कारण इन दोनों में संघर्ष का वास्तविक कारण क्या था? गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि उस समय गंगा नदी पूर्वी व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। भारत के पूर्वी व्यापार का प्रमुख माध्यम कौन सी थी? गंगा नदी। इसीलिए इनमें संघर्ष का जो वास्तविक कारण क्या था? वो गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसके पश्चात देखिए, अब अजातशत्रु ने संघर्ष की तैयारी कर ली। इन्होंने पाटली ग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अजातशत्रु ने पाटली ग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए पाटली ग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने वस्त्रकार को सलाह दी थी। आपको पता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वस्त्रकार को महात्मा बुद्ध ने सलाह दी थी कि जब तक इनमें एकता की भावना है इसे पराजित नहीं किया जा सकता, यानी वज्जी संघ को पराजित करने के लिए उनकी
एकता को समाप्त करना जरूरी है। इनमें मुख्य थे लिच्छवी, मुख्य रूप से कौन थे? लिच्छवी की लिच्छवियों की एकता, क्योंकि लिच्छवी इन्हीं के भाग हैं वज्जी संघ के, क्योंकि वज्जी संघ के बारे में हम चर्चा की थी। 8 कुलों से बनकर बना था, 8 गणराज्य थे वज्जी संघ में। तो जब तक इनमें एकता की भावना है, तो महात्मा बुद्ध ने किससे कहा था? वत्सकार से कहा था कि जब तक इनमें एकता की भावना है तब तक इन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए वत्सकार 3 वर्षों के प्रयासों से वज्जी संघ में फूट डालने में सफल रहा। तो वत्सकार ने 3 वर्षों तक वज्जी संघ में फूट डालने का प्रयास किया और अंतिम रूप से ये सफल रहा। महावज्ञ से हमें जानकारी मिलती है, महावज्ञ से जानकारी मिलती है, महावज्ञ से जानकारी मिलती है। महावज्ञ से हमें क्या जानकारी मिलती है? देखिए, अजातशत्रु ने वज्जी संघ के पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली। तो दोस्तों, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महावज्ञ से, कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ के पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली। इसी प्रकार चेटक ने मगध के विरुद्ध छत्तीस राज्यों के एक विशाल संयुक्त मोर्चे का गठन किया था। विशाल संयुक्त मोर्चे का गठन किया था। तो दोस्तों, एक बार पुनः समझिए। देखिए, अब हम वज्जी संघ से युद्ध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वज्जी संघ से युद्ध, देखिए इसे पुनः समझ लीजिए एक बार। वज्जी संघ से युद्ध, और ये युद्ध कितने वर्ष चला? 16 वर्ष। कब से कब तक? 484 से 468 BC, 484 से 468 BC। देखिए, सबसे पहले हम कारणों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? कारणों की। तो कारणों में पहला कारण क्या है? वज्जी संघ द्वारा हीरे की खानों पर अधिकार कर लेना। यानी गंगा नदी किनारे हीरे की खान थी, गंगा नदी किनारे हीरे की खान थी। मगध और वज्जी संघ में आपस में इन खानों को लेकर समझौता हो गया था, लेकिन वज्जी संघ ने इन खानों पर अकेले ही अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो संघर्ष का एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण, जैन साहित्य के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि बिंबिसार ने अपनी पत्नी चेलना के 2 पुत्र, इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, हल व बेहल को सचेतक हाथी व 18 लड़ियों का हार दे दिया। अजातशत्रु ने पत्नी पद्मावती के कहने पर हाथी व हार की मांग की। तो वही बात है, या तो पत्नी मांग करेगी अजातशत्रु की, दोनों की एक जैसी सहमति है। लेकिन हल व बेहल अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले गए। इन्होंने हाथी और हार नहीं दिया और ये दोनों अपने नाना के पास चले गए। तो इनमें संघर्ष का ये कारण बना। तीसरा कारण, और ये वास्तविक कारण माना जाता है, इनमें वास्तविक कारण क्या माना जाता है? गंगा के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि गंगा नदी पूर्वी व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। गंगा नदी पूर्वी व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। तो ये संघर्ष का एक कारण ये हो गया। इसके पश्चात देखिए, अजातशत्रु ने पाटलीग्राम में, यानी वैशाली से संघर्ष करने के लिए उन्होंने पाटलीग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। महात्मा बुद्ध ने वत्सकार को कहा था, सलाह दी थी, जब तक वज्जी संघ या लिच्छवी में फूट नहीं डाली जाएगी तब तक इन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए कंटिन्यू, जैसे अपन यहाँ से बात कर रहे हैं,
इस लाइन को आप यहाँ नोट कर लेना, इसके बाद यहाँ नोट करेंगे। वत्सकार ने 3 वर्षों के प्रयासों से वज्जी संघ में फूट डाली। यह वत्सकार 3 वर्षों के प्रयासों से वज्जी संघ में फूट डालने में सफल रहा। एक ग्रंथ है जिसका नाम है महावग्ग। ग्रंथ का नाम क्या है? महावग्ग से जानकारी मिलती है कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ के पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महावग्ग से। चेटक ने मगध के विरुद्ध, चेटक क्योंकि वज्जी संघ का शासक कौन है? चेटक। चेटक ने मगध के विरुद्ध 36 राज्यों के एक विशाल संयुक्त मोर्चे का गठन कर लिया था। दोस्तों, इस युद्ध में अंतिम रूप से मगध सफल हुआ क्योंकि अजातशत्रु ने इस युद्ध में रथ, मुसल और शिलाकंटक जैसे हथियारों का उपयोग किया था। रथ, मुसल और शिलाकंटक। अभी हम चर्चा करेंगे, नए नवीन उपकरण थे वो युद्ध से संबंधित। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम और आगे चर्चा करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अजातशत्रु ने वज्जी संघ के साथ संघर्ष में 2 युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया था, रथ, मुसल और महाशिलाकंटक, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अजातशत्रु ने युद्ध में 2 युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया। इसमें एक है रथ मुसल। आधुनिक टैंक के समान था। आधुनिक टैंक के समान। और एक था याद रखने, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रथ, मुसल और महाशिलाकंटक नामक युद्ध यंत्रों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। महाशिलाकंटक ये क्या है? शिलाओं की वर्षा करने वाला यंत्र। वर्षा करने वाला यंत्र। तो अंतिम रूप से युद्ध में अजातशत्रु विजयी हुआ। तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित किया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित किया। अंतिम रूप से युद्ध में कौन विजयी हुआ? अजातशत्रु। इसके पश्चात भगवती सूत्र में हमें क्या जानकारी मिलती है? भगवती सूत्र में अजातशत्रु को वज्जी संघ का विजेता बताया गया है। तो ये जानकारी भी मिलती है हमें। अजातशत्रु को वज्जी संघ का विजेता बताया गया है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें अजातशत्रु को वज्जी संघ का विजेता बताया गया है। वज्जी संघ के पश्चात इसने मल्ल पर भी अधिकार कर लिया। वज्जी संघ के पश्चात अजातशत्रु ने मल्ल पर भी अधिकार कर लिया। तो वज्जी के पश्चात मल्ल पर भी अधिकार कर लिया। तो इस वज्जी संघ के साथ चले लंबे संघर्ष में अंतिम रूप से अजातशत्रु सफल हुआ और इसने 2 प्रमुख युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया था, रथ, मुसल और महाशिलाकंटक। रथ, मुसल और महाशिलाकंटक। इस प्रकार इसने कौशल के साथ साथ वज्जी संघ का भी विलय कर लिया, मल्ल पर भी अधिकार कर लिया, काशी पर भी अधिकार कर लिया।
अब हम बात करते हैं अजात शत्रु और महात्मा बुद्ध। ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। यद्यपि महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए भी गए थे, लेकिन मुख्यतः ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति इन्हीं के समय होगी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी इन्हीं के समय हुआ था। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं अजात शत्रु व महात्मा बुद्ध। देखिए, इसमें चैप्टर है आपका अजात शत्रु व महात्मा बुद्ध। अजात शत्रु और महात्मा बुद्ध। देखिए, बुद्ध इनके यानी अजात शत्रु के निमंत्रण पर राजगृह आए थे। महात्मा बुद्ध किनके निमंत्रण पर राजगृह आए थे? अजात शत्रु के निमंत्रण पर। इसके पश्चात अजात शत्रु ने बुद्ध के समक्ष अपने पिता की मृत्यु का प्रायश्चित किया था। इससे हम कह सकते हैं कि इसके पिता की हत्या यानी बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु के द्वारा ही की गई थी। इसके पश्चात बरहूत स्तूप के पश्चिमी रेलिंग स्तंभ पर अजात शत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, बरहूत का जो स्तूप है इसके पश्चिमी रेलिंग स्तंभ पर अजात शत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, यही बात करें प्राकृत भाषा में क्या अंकित है। देखिए, प्राकृत भाषा में अंकित है अजात शत्रु भगवतो वंदते, या अजात शत्रु भगवतो वंदते, ये शब्द या अंकित है अजात शत्रु भगवतो वंदते। तो बरहूत का जो स्तूप है पश्चिमी रेलिंग स्तंभ पर अजात शत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। और प्राकृत भाषा में क्या अंकित है? अजात शत्रु भगवतो वंदते। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण अजात शत्रु के समय ही हुआ था। देखिए, शासन काल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक कौन था? मगध का शासक कौन हो जाएगा? अजातशत्रु। तो इनके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसके पश्चात महापरिनिर्वाण के बाद ये कुशीनगर गए।
निर्वाण के पश्चात अजातशत्रु कुशीनगर गए। कुशीनारा या कुशीनगर, कहाँ गए? कुशीनगर। और वहाँ से अस्थियां लेके आए और बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप बनवाया। अजातशत्रु बुद्ध के अवशेष लेकर आए, क्योंकि अजातशत्रु ने कहा था कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय हैं तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय हैं तो मैं भी क्षत्रिय हूँ। अजातशत्रु ने कहा था बुद्ध क्षत्रिय हैं तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसीलिए इन्होंने उनके अवशेषों पर दावा किया था। बुद्ध क्षत्रिय हैं तो मैं भी क्षत्रिय हूँ। इसके पश्चात इन्होंने राजगृह में अठारह बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया। और ये लाइन हम पढ़ भी चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, ये हम चर्चा कर चुके हैं बौद्ध धर्म में, आप पुनः देख लेना एक बार उसे। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से समझ लीजिए एक बार। वज्जी संघ से लगभग 16 वर्षों तक संघर्ष चला और इस युद्ध में रथ मूसल और महाशिलाकंटक युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया गया। रथ मूसल और महाशिलाकंटक, रथ मूसल आधुनिक टैंक के समान और महाशिलाकंटक शिलाओं की वर्षा करने वाला यंत्र था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित कर दिया। इसकी जानकारी भी मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में अजातशत्रु को वज्जी संघ का विजेता बताया गया है। वज्जी के पश्चात इसने कहाँ अधिकार कर लिया? मल्ल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं अजातशत्रु है महात्मा बुद्ध। अजातशत्रु है महात्मा बुद्ध। बुद्ध इनके निमंत्रण पर राजगृह आए थे। महात्मा बुद्ध अजातशत्रु के निमंत्रण पर कहाँ आए थे? राजगृह। बुद्ध के समक्ष अपने पिता की मृत्यु का प्रायश्चित किया था। किसने? अजातशत्रु ने। बरहुत स्तूप के पश्चिमी रेलिंग स्तंभ पर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है और यहाँ प्राकृत भाषा में अंकित है अजातशत्रु भगवतो वदन्ते। अजातशत्रु भगवतो वंदते। शासनकाल, किसका शासनकाल? हम किसकी बात कर रहे हैं? अजातशत्रु की। अजातशत्रु के शासनकाल के कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक कौन था? मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु कहाँ गए? कुशीनगर गए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बुद्ध क्षत्रिय है तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, बुद्ध क्षत्रिय है तो मैं भी क्षत्रिय हूँ। इसीलिए इन्होंने बुद्ध के अवशेषों पर अपना अधिकार जताया, अवशेष लेके आए और राजगृह में क्या बनवाया? स्तूप बनवाया। राजगृह में 18 बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाया और इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में जो अध्यक्ष महाकश्यप, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इसी बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हो गई थी। हमने चर्चा कर ली थी इसके बारे में, डिटेल से चर्चा की है हमने, पूरा कंप्लीट बौद्ध धर्म में मैंने समझा दिया था। तो ये चैप्टर था आपका
अजातशत्रु से संबंधित, क्योंकि हम हर्यक वंश का अध्ययन कर रहे हैं। हर्यक वंश में कल वाले वीडियो में बिंबिसार के बारे में अध्ययन किया था और आज हमने किसका अध्ययन कर लिया, अजातशत्रु का। अजातशत्रु को मैंने कंप्लीट रूप से आपको पढ़ा दिया है। कहीं जगह ये उल्लेख मिलता है कि अजातशत्रु महावीर स्वामी से मिलने के लिए वैशाली गए थे, महावीर स्वामी से मिलने के लिए वैशाली गए थे। तो जो भी है, तो ये अजातशत्रु से संबंधित पूरा मुद्दा है, पूरा मैटर आपको दे दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। हमें इसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी उदयभद्र उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद शिशुनाग वंश और आपका लास्ट आएगा जिसका पतन करके, जिसकी हत्या करके नंद वंश का शासक आएगा घनानंद। नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देगा। तो कल अंतिम वीडियो में हम इस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को समाप्त कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।